हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जो केवीएस पीआरटी ईवीएस से रिलेटेड है और जिसमें मैं ईवीएस के सारे टॉपिक्स आपको कवर कराती हूँ। जो भी आपका केवीएस पीआरटी का न्यू सिलेबस आया है 2018 से जो अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। सो हमने ईवीएस के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पॉपुलेशन आपको पूरा कवर हो चुका है। फिलहाल हम प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे हैं जिसमें हमने लोकल बॉडीज़ कवर कर लिया है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक लोकल बॉडीज़ पूरा आपका हो चुका है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। लोकल बॉडीज़ के अंदर मैंने आपका विलेज लेवल पर जो पंचायती राज है, ग्राम सभा है और ये सारा करा दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैंने आपका तहसील है या पटवारी का वर्क है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन करा दिए है। प्लस आपका जो अर्बन बॉडीज़ है, म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सारा कवर हो चुका है। तो 4 वीडियोज़ है, वो आपका बेस है, वो देखिएगा। ठीक, उसके बाद स्टेट बॉडीज़ आता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो स्टेट गवर्नमेंट हम करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले टॉपिक आता है फेडरल गवर्नमेंट। क्या होता है फेडरल गवर्नमेंट? देखिए, जो बच्चे ना ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के रहे हैं उनको सबको मोस्टली को पता होगा फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है या संघीय सरकार क्या होती है, संघीय शासन क्या होता है। तो फेडरल का मीनिंग क्या होता है? सिंपल वर्ड में कहूँ तो जो आपका डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लेवल, ये हो जाता है आपका फेडरल। तो फेडरल गवर्नमेंट और अच्छे से जानते हैं। इन इंडिया वी हैव अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पता होना चाहिए हमारे देश में जो पावर का विभाजन है वो आपका सेंट्रल एंड स्टेट लेवल दोनों पर है। ठीक, तो दिस मीन्स डेट वी हैव 2 सेपरेट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से लेवल है? सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल्स पर, है ना। हर राज्य में अपनी अपनी सरकार है ना, और सेंट्रल लेवल की एक अलग। तो वही चीज़ बताइए, ठीक है। अभी पढ़ते हैं हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। एज हम स्टेट बॉडीज़ पढ़ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, तो हमें स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में जानना ज़रूरी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो द स्टेट लेजिस्लेचर आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरीके के स्टेट लेजिस्लेचर है। कौन कौन से है? फर्स्ट इज बाइकैमरल एंड सेकंड इज यूनिकैमरल। तो इंग्लिश में आपको पता होगा कि बाय जहाँ भी आ जाता है उसका मतलब क्या होता है कि 2 चीज़ें हैं, और यूनि जहाँ पे लग जाता है उसका मतलब क्या है कि एक सिंगल थिंग है ना। तो बाइकैमरल का मतलब बेटा ये है कि जिन स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है वहाँ पर आपके 2 हाउसेस होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और साथ में विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। मतलब कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर जिन भी स्टेट्स में है वहाँ पर आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलते हैं। और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हर एक स्टेट में होता है। इट इज़ कंपलसरी। एंड यूनिकैमरल में आपका जो आपका विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो मौजूद होती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया है। देखते हैं अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर। स्क्रीन पर आप देख सकते हो देयर आर ओनली 6 स्टेट्स। याद रखनी है ये चीज़ कि अब जो है ना 6 स्टेट्स है। अर्लियर 7 स्टेट्स थी जहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर था। लेकिन जो न्यू 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है उसके बाद से वहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, वहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। मतलब कि वहाँ पर विधान परिषद नहीं है, अब वहाँ सिर्फ क्या है? विधानसभा है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल इजी वे में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। So there are only 6 states which have bicameral legislature: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड बिहार। चाहो तो ना आप ये कहीं पर नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि इनमें से ना जरूरी नहीं आपका ईवीएस पार्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आपको जीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं अगर आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, या फिर आपका केवीएस पीआरटी में भी क्या आता है, जीके के भी 10 नंबर की जीके आती है ना। बताया था मैंने, सिलेबस पैटर्न पूरा बताया हुआ है। तो वो चीज़ उसमें भी आ सकती है। आगे देखिए, द रिसेंट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 abolished द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मेकिंग इट अ यूनिकैमरल। तो मैंने यही बात आपको बताई है कि जो विधान परिषद था उसको अब एबोलिश कर दिया गया है, वहाँ पर अब सिर्फ क्या है? विधानसभा है। आगे देखते हैं, 2 हाउसेज आर नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। और जहाँ पर यूनिकैमरल है वहाँ पर सिर्फ क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा। देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, द लोअर हाउस के बारे में।
तो बेटा एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो अभी इंट्रोडक्शन दिया है ना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपका टॉपिक को मतलब इंट्रोडक्शन के लिए दिया है। अभी जो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, और उसके बाद जो मैं आपको कराऊंगी, जो हर एक क्लास में मैंने अपलोड करती हूँ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट या फिर सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो वो जो होती है ना, वो आपके लिए वो भी इतनी इम्पोर्टेंट होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देती हूँ उसमें हम इस वे में पढ़ेंगे कि बाय चांस थोड़ा सा और एनसीईआरटी से वही टॉपिक में से कुछ और पूछ लिया जाए, कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाए जो इम्पोर्टेंट है, तो आप कर सको। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। एवरी स्टेट तो देखते हैं, ठीक है, ये अभी जो पढ़ा रही हूँ वो सारा आपका क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है। Every state in India has legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies. तो हर एक स्टेट में क्या होता है, अभी मैंने बताया ना कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का होना कंपलसरी है। तो हर स्टेट में, भारत की हर स्टेट में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, और हर स्टेट डिवाइड है डिफरेंट एरियाज में या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो पहले जानना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता क्या है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, What is constituency? A particular area from which all the voters living there choose their representatives. तो क्या हो गया भाई, आप समझ गए होंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ से लोग वोटर्स जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो इलेक्ट करते हैं बेसिकली, तो वो होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में से कोई एक चुना जाता है जो कि लीडर बनता है या आपका जो एमएलए बनता है, तो वही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आगे मूव ऑन करते हैं। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स अ एमएलए, दैट इज एमएलए की फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, विधानसभा का क्या सदस्य। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और जो जीतता है फिर वो क्या बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी आपको कि एमएलए जो होते हैं ना, डेट आर इलेक्टेड बाय पीपल, उनको लोग प्रॉपर वोटिंग के द्वारा चुनते हैं, ठीक। अब ये मत सोचना कि मैम इनमें तो वोटिंग हो रही है, क्योंकि बेटा डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चुने जाते हैं। तो इस वजह से मैंने बताया कि यहाँ पर प्रॉपरली वोट होकर के मतलब लोग चुनते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी कि एमएलएज की आपके इलेक्ट करते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं एमएलएज को। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। इन दिस वे वी से डेट एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी इतना समझाने वाली बात है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं जो जीतते हैं और अपनी सरकार को फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म होती है स्टेट लेवल पर, और इसी वे में जो एमएलएज है वो पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम उनको चुनते हैं तो वो हमारे नीड्स और डिज़ायर्स को कंप्लीट या फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, या एरिया में सुधार करने की, या स्टेट लेवल की बात करूँ तो स्टेट लेवल में विभिन्न लॉज बनाने की या इम्प्लीमेंट करने की जहाँ भी ज़रूरत हो वो चीज़ें। दीज एमएलएज बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। अब ये जो एमएलएज होते हैं ना बेटा, ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये नहीं है कि अगर आपकी बहुमत अगर बीजेपी को मिला है तो सारे ही बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा नहीं होता। जो एमएलएज होते हैं वो डिफरेंट पार्टीज से होते हैं। कैसे, वो भी देखते हैं, तो वो सब आपको क्लियर होता चला जाएगा, बस आप देखते जाइए। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स। जो आपके एमएलएज बनते हैं वो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, सारी चीज़ आपको बताई जाएगी, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in majority, and the political party that has the majority is called the ruling party and all other members are called the opposition। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बेटा जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मोर देन हाफ सीट्स मिलती है ना, अब आप ये सोच रहे होंगे हाफ सीट्स, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के बच्चे भी हो सकते हैं, कॉमर्स के भी हो सकते हैं, आपके साइंस स्ट्रीम के भी बच्चे हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ही ये चीज़ पता हो। तो इसी वजह से बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हो कि हु हैव वोन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज,
हर एक स्टेट में ना बेटा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ पर क्या है 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। और अगर दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ 70 है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी जीतेगा ना उसको मोर देन 50% सीट्स चाहिए होती है। सो अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो जो भी जिस भी पार्टी की 35+1 मतलब कि 36 सीट्स भी आ गई तो वो मेजॉरिटी और अपनी सरकार बना सकता है, वो बहुमत उनको मिल जाती है। तो यही चीज़ बताई गई है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके MLAs मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीत जाते हैं, उनसे जीतते हैं, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, दैट दे आर इन मेजॉरिटी या फिर उनको बहुमत मिल जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी में होती है वो रूलिंग पार्टी बनती है, और जो रेस्ट पीपल होते हैं जीतते तो वो भी है दूसरी पार्टीज़ के, लेकिन उनको बहुमत नहीं मिलता, तो वो क्या होते हैं, दोज आर द मेंबर्स इन अपोजिशन। तो यहाँ ना आप स्क्रीन पर एक देख सकते हो एग्जाम्पल, सो डैट आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। Results of the assembly elections in Himachal Pradesh in 2017, political parties और number of MLAs elected लिखा हुआ है। बीजेपी को मिली जैसे 44 सीट्स, इंडियन अच्छा मैंने आपको बता दी कि टोटल कितनी है 68 है, आप देख सकते हो यहाँ पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली सीट्स 21। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को कितनी मिली 1। इंडिपेंडेंट हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी तो वो थी 2। तो बेटा यहाँ पर बीजेपी को अगर आपकी 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो आपको मोर देन 50% चाहिए थी रूलिंग पार्टी में आने के लिए या बहुमत सिद्ध करने के लिए, मतलब कि आपको 35 सीट्स चाहिए थी, लेकिन यहाँ बीजेपी का मेजॉरिटी में 44 सीट्स मिली, 44 कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो वोन हुआ। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसा कि आप सब देख सकते हो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनकी काफ़ी 1 या 2 सीट्स है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट या बड़ा सबसे अपोजिशन में कौन था, INC दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये अपोजिशन लीडर्स बन गए। तो मेजॉरिटी में या रूलिंग पार्टी कौन सी हुई, बीजेपी, और अपोजिशन में कौन बैठेगा, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो आफ्टर द इलेक्शंस द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। तो अब जो रूलिंग पार्टी होती है ना उन्हीं में से एक लीडर नियुक्त किया जाता है। जो MLAs का लीडर होता है वो आपका क्या बनता है, चीफ मिनिस्टर। लेकिन इसको अपॉइंट कौन करता है, कौन करता है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट, गवर्नर करता है, बिल्कुल याद रखना है। और जो आपकी जो ओथ दिलवाता है चीफ मिनिस्टर को या शपथ दिलवाता है तो वो भी कौन दिलवाता है, गवर्नर दिलवाता है। ये चीज़ बिल्कुल याद रहनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती आपका एक भी नंबर कटे EVS पार्ट में, अगर मैं पढ़ा रही हूँ ना तो मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी आप कम स्कोर करो, इसी वजह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ, NCERT की भी देती हूँ। तो मेरे मन में यही है बस कि आप फुल मतलब 18+ स्कोर तो सब करें आउट ऑफ 20। द चीफ मिनिस्टर्स then select other people as ministers. After the elections it is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers. तो बेटा फिर उसके बाद क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करता है अदर पीपल को एज अ मिनिस्टर, लेकिन इनको नियुक्त कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है चीफ मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को, गवर्नर करता है। और जो अदर मिनिस्टर्स हैं ना जिनको भी अलग अलग चार्जेस मिलते हैं कि आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो या आप हेल्थ मिनिस्टर हो, तो ये चीफ मिनिस्टर गवर्नर अपॉइंट करता है और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। तो चीफ मिनिस्टर की सलाह पर गवर्नर अपॉइंट करता है अदर मिनिस्टर्स को। सो आगे देखते हैं द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। तो चीफ मिनिस्टर की ही और अदर मिनिस्टर्स जो है उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट को चलाने की स्टेट लेवल पर, और डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क करती है। ये नहीं है कि सिर्फ मतलब कि सारा काम यही कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में बटा होता है, वेरियस डिपार्टमेंट्स वर्क करती है, तभी तो एक सरकार अच्छे से काम करती है। जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गई, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गई, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गई, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गई, तो बहुत सारी डिपार्टमेंट होती है। तो इस वे में ये क्या करते हैं, लॉज बनाते हो और इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस डिपार्टमेंट के अंदर जो सा काम आता है वो डिपार्टमेंट उस काम को हैंडल करता है। तो इस वे में वर्क होता है या गवर्नमेंट रन करती है। दे हैव सेपरेट ऑफिसर्स
A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. याद रहनी चाहिए ये चीज़ कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है. बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं गवर्नमेंट और मतलब कि MLAs और जो अपोजिशन में MLAs है वो. कोई भी इशू है, कोई भी मुद्दा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जनता को, कुछ भी हो रहा है तो उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा प्रॉपर. मान लीजिए पानी नहीं आ रहा है किसी एरिया में और लोग बीमार पड़ रहे हैं, और या कुछ भी है कि गार्बेज ज़्यादा कलेक्ट हो गया और लोग बीमार पड़ गए, तो उसमें क्या होगा कि डिस्कशन होगा. इसमें जो आप देखते हो ना कि एक दूसरे पे आरोप लगाए जाते हैं कि रूलिंग पार्टी अपना अच्छे से काम नहीं कर रहे, ऑपोजिशन बेसिकली ऐसा करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं. फिर जो रूलिंग पार्टी है वो सिद्ध करती है कि नहीं, वी आर टेकिंग एक्शंस, हमने तो ये चीज़ कर दी, हमने ये एक्शन लिया है. तो ये चीज़ें चलती है. तो आप एक लाइन में कह सकते हो कि जो MLAs होते हैं ना वो डिबेट करते हैं इश्यूज़ पर, उन इश्यूज़ पर कि गवर्नमेंट में ने कोई एक्शन, जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया है. ठीक है, लोगों के हित के लिए या जो चीज़ ज़रूरी थी उन चीज़ों के लिए. नेक्स्ट चीज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हो. हैंस सम MLAs हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वन एज अ MLAs एंड अदर एज अ मिनिस्टर. तो कुछ जो MLAs होते हैं उनके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. एक तो MLA तो होते ही है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरी चीज़ उनको एक मिनिस्टर का भी पद संभालना पड़ता है. ठीक है. The chief minister and other ministers have to take decisions and run the government. So whatever decisions are being taken have to be approved by the MLAs. तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो भी डिसीजंस लेते हैं वो चीफ मिनिस्टर्स और अदर मिनिस्टर्स मिलकर के लेते हैं, और जो भी डिसीजन लिया जाता है ना वो कलेक्टिवली मतलब कि अप्रूव किया जाता है सभी मेंबर्स के द्वारा, सभी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू. नेक्स्ट स्क्रीन पर देख सकते हो. कॉमनली द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हैड देम. गवर्नमेंट को अगर बेसिक टर्म में कहे, कॉमनली हम किस चीज़ के द्वारा इसको हम रेफ़र करते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और जितने भी मिनिस्टर्स है जो उन डिपार्टमेंट्स के हेड है, तो वही तो चीज़ होती है कि कोई भी काम होगा तो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाएगा और वहाँ पर उस पर एक्शन लिया जाएगा, इम्प्लीमेंट होगा. तो वही चीज़ है, इसी के थ्रू तो गवर्नमेंट रन करती है, या हमारा देश चलता है. तो यही है गवर्नमेंट. द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर. एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट आप कह सकते हो स्टेट लेवल पर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर. और ये इक्विवेलेंट जो जितनी पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है ना, उसी वे में चीफ मिनिस्टर के पास होती है स्टेट लेवल पर. तो आप कह सकते हो कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन है स्टेट लेवल पर? चीफ मिनिस्टर है. और ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट. ठीक, स्टेट पर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो भी कौन है? चीफ मिनिस्टर है. और आपका रियल एग्जीक्यूटिव भी कौन है? चीफ मिनिस्टर है. और अगर गवर्नर की बात करूँ तो बेटा गवर्नर जो है ना वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है. क्या है गवर्नर? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, याद रखनी है ये चीज़. तो जो आपका गवर्नर होता है, हेड ऑफ स्टेट बताया मैंने, गवर्नर होता है जो, तो उसमें उसको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या बेसिकली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. और उनका जो ड्यूटी होती है गवर्नर की वो ये होती है कि वो इंश्योर करे कि स्टेट गवर्नमेंट विद इन रूल्स एंड रेगुलेशंस काम कर रही है या नहीं कर रही, सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है. जहाँ पर नहीं चलती है वहाँ पर क्या हो जाता है? जो आपका प्रेसिडेंट रूल होता है, प्रेसिडेंट रूल कह देते हैं लेकिन हैंडल कौन करता है? अल्टीमेटली गवर्नर करता है. तो गवर्नर की जो पावर्स होती है ना वो बेसिकली किसकी तरह होती है? प्रेसिडेंट की तरह होती है. और चीफ मिनिस्टर की जो पावर होती है ना, जो रियल एग्जीक्यूटिव या रियल हेड बताया मैंने, तो वो किसके इक्विवेलेंट होती है? प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होती है. आप इस तरीके से समझ सकते हो. और बाकी आपको ना पीएम और ये प्रेसिडेंट ये सब क्लियर होगा जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे ना नेक्स्ट टॉपिक में तब. So all the MLAs who gather together or assemble in the legislative assembly are called the legislature. Basically बेटा legislature के अगर one word में कहूँ ना तो legislature का काम होता है laws making का, laws बनाने का. अपना जो डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, वो प्रॉपरली मतलब एक लॉ बनाए, कानून बनाए, तो उस चीज़ का होता है. और जो डिपार्टमेंट्स होती है, जो मिनिस्ट्रीज होती है, उनका काम होता है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का.
ठीक है, ये चीज़ समझ लें। अगर ये बात समझ आ गई, ये बात याद रही, तो आप समझ लेना कि आपको बिल्कुल पॉलिटी अच्छे से ईजिली समझ आ जाएगी सारी चीज़। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि भाई डिफरेंट मुद्दों पर जहाँ भी ज़रूरत है उनके लिए लॉज बनाना, चाहे वो हेल्थ सैनिटेशन है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो कोई और सोशल इशू है। The act of making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state. The various government departments then implement these laws. Laws for the entire country are made in the parliament. तो ये सारी चीज़ ना मैंने नोट फॉर्म में भी लिख दी है, जो मैंने अभी बताई है आपको, कि जो सर्टेन इश्यूज़ पर लॉज बनते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं हर एक स्टेट की, और जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और जो पूरी कंट्री के, ये तो बताया लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पर आपका, और जो पूरी कंट्रीज में, पूरे जो देश में कानून बनते हैं वो कहाँ से, पार्लियामेंट्स के द्वारा बनते हैं। In a democracy, people organize meetings to voice their opinions and protest against the government. तो हमारी इंडिया क्या है भाई, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, आपको सबको पता है कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, बिल्कुल। तो क्या है कि भाई अपने जो भी उन लोगों की वॉइस है या जो भी उनके इश्यूज़ है तो वो अपने रख सकते हैं। कुछ काम उनको ठीक नहीं लग रहा तो धरना दे सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोग करते हैं यूजुअली। कोई चीज़ ठीक नहीं लगती तो प्रोटेस्ट होता है प्रॉपरली। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सिर्फ वही प्लेस नहीं है कि जहाँ पर ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया जाए, बल्कि प्रोटेस्ट के द्वारा लोग अपनी बातों को रखते हैं। प्रेस मीडिया, आपकी जो कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, उनके द्वारा बातें लोगों की गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाती है, या गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए वो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, बाय टेलीविज़न, बाय न्यूज़पेपर, बाय जर्नल्स। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। सो ये जो आपने सारा देखा है बेटा, ये सारा आपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा है, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना वो उसमें सारे आपके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और भी डिफरेंट चीज़ें होगी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। गवर्नर कौन है या उनकी क्या क्वालिफिकेशंस ज़रूरी है, किसको कौन अपॉइंट करता है, कौन किसको शपथ दिलाता है, किसको कौन रेजिग्नेशन लेटर देता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कवर कराई जाएगी। जितना इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा पार्ट रहने वाला है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए चैनल पर जुड़े हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका इसमें फ़ायदा होने वाला है। और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस ज़रूर करना, ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, ऐड ऑन करना चाहते हो, वो भी दे सकते हो, बिल्कुल ठीक है। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।